हाँ जी बेटा। तो हमारा चैप्टर जो है अब शुरू हुआ है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो मैंने आपको पहले इसका लेआउट बना के सिखाया है पिछली वीडियो में कि डी ब्लॉक एग्जैक्टली उसमें कितने एलिमेंट होते हैं, वो कौन से ग्रुप में बिलोंग करते हैं और कौन से पीरियड में होते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी वीडियो में आपको बताया कि ग्रुप 3 से लेके 12 तक जो एलिमेंट होते हैं वो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। तो इनके जो अंदर सीरीज़ होती हैं वो 3D सीरीज़ थी, यानी कि 3D का मतलब ये नहीं थ्री डिमेंशनल, मतलब कि उसमें इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल में फिल हो रहे थे। ये स्कैंडियम से लेके जिंक तक था और ये मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में बताया। फिर एलिमेंट 4D ऑर्बिटल में जाते हैं यट्रियम से लेके कैडमियम तक, और 5D ऑर्बिटल में जाते हैं लेंथेनम से। लेंथेनम के बाद फिर मैंने आपको पीछे दिखाया पिछली वीडियो में 57 के बाद हाफेनियम 72 आ जाता है, यानी 14 एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं मिलती, उनको हम नीचे रखते हैं। फिर हाफेनियम से लेके कॉन्टिन्यूसली एटॉमिक नंबर 1 बाय 1 इंक्रीज करते हैं और ये मरकरी तक इंक्रीज करते हैं। ऐसे ही 6D ट्रांजिशन सीरीज में होता है कि एटॉमिक नंबर 89 के बाद फिर 104 आ जाता है। 89 से लेके 104 तक जो एलिमेंट है उनको डी ब्लॉक में जगह नहीं मिलती, उनको पीरियोडिक टेबल के नीचे रखा जाता है। पीरियोडिक टेबल के डी ब्लॉक के लेफ्ट साइड पे एस ब्लॉक होता है और राइट साइड पे पी ब्लॉक होता है, और नीचे एफ ब्लॉक होता है। एफ ब्लॉक में जो है 4F सीरीज होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन 4F ऑर्बिटल में फिल होते हैं, और एटॉमिक नंबर सीरियम से लेके 58 से लेके, जो कि सीरियम का है, एटॉमिक नंबर 71 तक लुटेटियम तक इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। और 5F में भी इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं एटॉमिक नंबर 90 से लेके 103 तक, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इनमें फिल होते हैं। ठीक है, थोरियम और लोरेंशियम में 5F ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल होते हैं। जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया, सीरियम से लेके लुटेटियम तक के जो एलिमेंट हैं इनको लेंथेनाइट सीरीज कहा जाता है। ये 4F सीरीज है, इसे फर्स्ट इंटर ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं। और एक्टिनाइट सीरीज में जो एलिमेंट होते हैं उनका एटॉमिक नंबर 90 से लेके 103 तक होता है, और इसे सेकंड ट्रांजिशन सीरीज कहा जाता है। ठीक है बेटा। इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2, यानी कि s ऑर्बिटल में 1 से लेके 2 तक इलेक्ट्रॉन होता है, और पेनल्टीमेट d ऑर्बिटल में, यानी कि अगर s 4 है तो d 3 होगा। जैसे n की वैल्यू 4 है तो 4 में से 1 माइनस कर दो तो 3 हो गया ना। तो जो इनकी अगर n की वैल्यू 4 है तो d की वैल्यू जो है वो 3 होगी। तो s ऑर्बिटल में 1 से लेके 2 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन d जो है उसमें 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिर्फ एक एक्सेप्शन है प्लेडियम की, जिसका एटॉमिक नंबर 46 होता है। प्लेडियम का एटॉमिक नंबर 46 होता है। तो इसके आउटमोस्ट शेल में जो 5D होता है, फोर डी जो होता है वो 10 होता है, और 5S जो है वो 0 होता है। और यहाँ पे नोबल गैस होती है जिसका एटॉमिक नंबर 36 होता है। 36 किसका एटॉमिक नंबर होता है? हीलियम का 2 होता है, नियोन का 10 होता है, आर्गन का 18 होता है,
क्रिप्टॉन का 36 होता है। तो ये 36 हो गया, प्लस 10 इलेक्ट्रॉन ये वाले 46 हो गया। मतलब प्लेटिनम की कॉन्फ़िगरेशन ऐसी है जिसमें एस ऑर्बिटल के जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो डी ऑर्बिटल में शिफ्ट कर जाते हैं और इसकी कॉन्फ़िगरेशन को एक्सेप्शनल बना देते हैं। तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑब्ज़र्व की गई है इसकी, ठीक है? इसकी वजह से जो प्लेडियम है, यहाँ पे मैंने स्टार लगाया, ये 5th पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है? और इसके 5th पीरियड में जो एस है 5s 0 होता है और 4d जो है वो क्या होता है 10 होता है। तो इसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्लेटिनम की वजह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे अनयूजुअल है, डिफरेंट है। इसीलिए 4d सीरीज़ की या 5th पीरियड की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है n-1 d 1 to 10 ns 0 to 2 लिखा है। 0 to 2 इसलिए लिखा है क्योंकि इसके s ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन है, किसके प्लेटिनम के। और जो बाकी एलिमेंट हैं प्लेटिनम के लेफ्ट हैंड साइड पे जिनका एटॉमिक नंबर 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39 होता है, या राइट साइड पे जिनका एटॉमिक नंबर 47, 48 होता है, वहाँ पे 5s में एक या दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। सिर्फ प्लेटिनम ही ऐसा है जिसके 4d में कोई भी 4d में तो 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5s में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। क्लियर है बेटा? इसके अलावा और जो दो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो क्रोमियम एंड कॉपर की हैं। तो क्रोमियम एंड कॉपर की जो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है, ये आर्गन है, ठीक है? तो यहाँ पे भी बताया हुआ है कि Z24 यानी एटॉमिक नंबर 24 आर्गन से शुरू करना है, आर्गन 18 शुरू कर दिया 3D में, और S में 4s में इलेक्ट्रॉन डालने, 3D में और 4s में। तो वैसे तो आफूबा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली 3d4 4s2 बनती है, पर इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए s ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाता है, तो ये 3d5 4s1 होता है। +1 में हमने पीरियोडिक टेबल में बहुत बार करा हुआ है, मैं तो जस्ट आपको रिवाइज कराने के लिए दोबारा से एक बार फिर से बता ही जा रहा हूँ। कॉपर का भी ऐसे ही 18 आर्गन 3d10 4s1। तो ये तीन कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एक्सेप्शनल हैं। ऐसे प्लेटिनम का क्रिप्टॉन मैंने रखा ना अभी बाहर, अभी पिछले पेज पे, और 4d में मैंने जो थे 10 इलेक्ट्रॉन लिए थे, और 5s में मैंने कितने इलेक्ट्रॉन लिए थे, 0 इलेक्ट्रॉन लिया था। तो ये इनकी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है। आई एम श्योर कि ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन हमें पढ़नी है, जिसमें ग्राउंड स्टेट में अगर डी ऑर्बिटल फुली फिल्ड ना हो, या उसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में जो डी ऑर्बिटल है फुली फिल्ड ना हो, ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, जब भी डी ऑर्बिटल में फुली फिल्ड ना हो उसकी ग्राउंड स्टेट में या कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऐसे एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, ठीक है? पर जो ग्रुप 12 है ये नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। क्योंकि ग्रुप 12 के जो एलिमेंट हैं वो कौन से हैं, अगर आपको नहीं याद, जिंक है,
कैडमियम है और मरकरी है। तो जिंक, कैडमियम, मरकरी को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोला गया, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट बोला गया, क्योंकि इनके जो डी ऑर्बिटल हैं वो फुली फिल्ड होते हैं। जैसे ये 3d10 4s2, कैडमियम जो है 4d10 5s2, मरकरी जो है 5d10 एंड 6s2। ठीक है, गॉट इट। ये जैसे मरकरी है, ये चलो यहाँ पे आ ही गया बाई चांस मरकरी। तो 5d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 10। 6s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2। तो इनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट है इनकी। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में इनमें 2 इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो वो इलेक्ट्रॉन s में से निकलता है, d में से नहीं निकलता। तो इसका मतलब इनका डी ऑर्बिटल जो है फुली फिल्ड ही रहेगा। अगर डी ऑर्बिटल फुली फिल्ड रहेगा तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो नहीं कह सकते इनको, वी हैव टू कॉल देम नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। इनकी प्रॉपर्टीज, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, पैरामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट, नॉन ट्रांजिशन नहीं। ये प्रॉपर्टीज जो हैं ट्रांजिशन एलिमेंट की हैं। मैंने आपको नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में बता दिया। ट्रांजिशन एलिमेंट पैरामैग्नेटिक होते हैं, यानी कि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ये कलर्ड आयंस भी बनाते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का चैप्टर आपने पढ़ लिया है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ये बनाते हैं और इनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सरफेस केमिस्ट्री में हमने कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था। और वैसे भी बता दूं, इसके ज़्यादातर जो एलिमेंट हैं, जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, मरकरी हो गया, फिर ये तो चलो नॉन ट्रांजिशन है, उसके बावजूद भी निकल हो गया, क्रोमियम हो गया, मॉलिबेडनम हो गया, टंगस्टन हो गया, मैंगनीज हो गया, टाइटेनियम हो गया, वेनेडियम हो गया, आयरन हो गया, कोबाल्ट, निकल, ये सारे कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ का काम करते हैं। ठीक है बच्चा, चलें आगे। अच्छा, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई, इनके एटॉमिक और आयनिक रेडियाई के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि डी ब्लॉक का जो एटॉमिक रेडियस है एस और पी ब्लॉक के बीच में लाई करता है। क्यों एस और पी ब्लॉक के बीच में लाई करता है? क्योंकि डी ब्लॉक के लेफ्ट साइड पे एस होता है और राइट साइड पे पी ब्लॉक होता है। तो नेचुरली पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक साइज़ जो है वो डिक्रीज करता है। तो हम कहेंगे कि इनका एटॉमिक साइज़ जो है वो एस ब्लॉक्स और पी ब्लॉक के बीच में लाई करता है। एस ब्लॉक से जो है ये छोटा होता है और पी ब्लॉक से बड़ा होता है। गॉट इट? तो डी सीरीज़ में, किसी भी डी सीरीज़ में एटॉमिक और आयनिक साइज़ जो हैं डिक्रीज़ करते हैं जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करते हैं। हालांकि एटॉमिक साइज़ जो है वो कांस्टेंट रहते हैं क्रोमियम से लेके निकल तक, और एंड में जो है फिर ये इंक्रीज़ करना शुरू कर देते हैं। तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। देखिए, स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक एटॉमिक, ये एलिमेंट का नाम है, ये एटॉमिक साइज है पिकोमीटर में। ठीक है, तो ये एटॉमिक साइज 162, 147, 134, 127। फिर क्रोमियम 127, मैंगनीज 26, आयरन 126, कोबाल्ट 125, निकल 124। तो क्रोमियम से लेके निकल तक एटॉमिक साइज जो है नियरली कांस्टेंट है। फिर निकल से लेके जिंक तक एटॉमिक साइज जो है वो क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक एटॉमिक साइज जो है वो क्या करता है? डिक्रीज करता है।
तो अब हम कह सकते हैं कि 3D सीरीज़ में स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ करता है। क्रोमियम से लेके निकल तक एटॉमिक साइज़ कांस्टेंट रहता है। निकल से लेके ज़िंक तक जो एटॉमिक साइज़ है वो क्या करता है? इंक्रीज़ करता है। अब इसका रीज़न लिखा यहाँ पे हुआ है, आप मुझसे समझिए। स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक एटॉमिक साइज़ इसलिए डिक्रीज़ करता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या करता है? इंक्रीज़ करता है। फिर क्रोमियम से लेके निकल तक भी तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता होगा। हाँ, यहाँ पे क्रोमियम से लेके निकल तक न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज़ करता है और स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट भी इंक्रीज़ करता है। और न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देते हैं। यानी कि दोनों एक दूसरे के इफ़ेक्ट को काउंटर बैलेंस करते हैं, दोनों एक दूसरे के इफ़ेक्ट को ख़त्म करते हैं। एज़ ए रिज़ल्ट क्रोमियम से लेके निकल तक एटॉमिक साइज़ नियरली क्या होता है? कांस्टेंट होता है। उसके बाद निकल से कॉपर ज़िंक पे जाएँगे तो कॉपर में डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ज़िंक में भी डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इतनी हो जाती है ज़्यादा कि न्यूक्लियस इनके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ इफ़ेक्टिवली अट्रैक्ट नहीं कर पाता। तो एटॉमिक साइज़ जो है फिर यहाँ पे क्या कर जाता है? इंक्रीज़ कर जाता है। ठीक है? और अगर नीचे जाएँगे ग्रुप में तो एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करेगा। एटॉमिक साइज़ 147, 160, 158 इंक्रीज़ कर गया। लेकिन हाफेनियम के बाद 4D और 5D सीरीज़ के एटॉमिक साइज़ जो हैं वो सेम है। नायोबियम का जो साइज़ है 146 है, टेंटेलम का 146 है। ठीक है? तो ये चीज़ हमें वैसे तो हम एफ ब्लॉक में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन चूँकि ये सारा ग्राफ हमारे पास यहाँ पे भी है, हम इसको यहाँ पे भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है? तो समझिए। तो मैंने ये बताया कि हाफेनियम के बाद 4D और 5D सीरीज़ के जो एटॉमिक साइज़ हैं वो नियरली कांस्टेंट होते हैं या इक्वल भी हो सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं नायोबियम का साइज़ 146 है, टेंटिलम का 146 है। ऐसे ही मॉलिब्डेनम का 139 है, टंगस्टन का भी 139 है, बिल्कुल सेम है। मतलब सेम भी हो सकता है, थोड़ा बहुत एक आधा पिकोमीटर का डिफरेंस भी हो सकता है। टेक्नीटियम का 136 है, रीनियम का 137 है, रुथेनियम का 136 है, ऑस्मियम का 135 है। मतलब नियरली कांस्टेंट है। तो ये क्यों हुआ? हुआ इसलिए कि लेंथेनम के बाद 57 के बाद 58 एटॉमिक नंबर नहीं आया बल्कि 72 आ गया। 14 एलिमेंट मिसिंग थे। तो उन 14 एलिमेंट से होके ही हमने 72 और 73 पे पहुंचना है। तो यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है कि एटॉमिक साइज़ इसका 5D सीरीज़ के एलिमेंट का हाफेनियम के बाद 4D सीरीज़ के एटॉमिक साइज़ के नियरली इक्वल हो जाता है और इस प्रॉपर्टी को हम लेंथेनाइड कंट्रैक्शन कहते हैं। ये लेंथेनाइड कंट्रैक्शन की वजह से होता है, या आप कह सकते हैं कि लेंथेनाइड कंट्रैक्शन की ये एक कॉन्सिक्वेंस है। तो उस कॉन्सिक्वेंस की वजह से लेंथेनाइड कंट्रैक्शन मीन व्हाट? मतलब लेंथेनम से लेके हाफेनियम तक 14 एलिमेंट मिसिंग है, तो उन 14 एलिमेंट का भी एटॉमिक साइज डिक्रीज करते करते हम हाफेनियम पे पहुंचे। और जो 4D सीरीज़ है उसमें तो एटॉमिक नंबर 39, फिर 40, फिर 41, 42 कंसिस्टेंटली वन बाय वन इंक्रीज कर रहा है। लेकिन यहाँ पे तो जंप आ गया, 57 के बाद 72, फिर 73, यानी कि 14 एलिमेंट हम मिस करके यहाँ पे पहुँचे हैं। तो यहाँ से जो एलिमेंट मिसिंग है उनका साइज़ जो डिक्रीज़ हुआ है उसको लेंथेनाइड कंट्रैक्शन कहते हैं। तो उस लेंथेनाइड कंट्रैक्शन की वजह से
4D और 5D सीरीज़ के एटॉमिक साइज़ जो हैं वो ऑलमोस्ट क्या करते हैं, रिज़ेम्बल करते हैं। ठीक है बच्चा? ओके, फाइन। तो ग्रुप के बारे में बता दिया। डेंसिटी स्कैंडियम और टाइटेनियम की कम है, पर अदरवाइज़ जो डेंसिटी है वो 6 से ग्रेटर ही है सबकी। तो जो डेंसिटी है डी ब्लॉक एलिमेंट की बहुत हाई होती है, सिर्फ स्कैंडियम, टाइटेनियम और येट्रियम को छोड़ के। ठीक है, येट्रियम, येट्रियम इसके नीचे होता है। ठीक है, तो स्कैंडियम, येट्रियम का एटॉमिक नंबर 39 होता है, वो स्कैंडियम के नीचे होता है। ये मैंने आपको +1 में बड़ी प्रैक्टिस करवाई हुई है। स्कैंडियम 21, येट्रियम 39, मतलब 3 एलिमेंट की डेंसिटी कम है, स्कैंडियम, टाइटेनियम और येट्रियम। तो जो डेंसिटी है डी ब्लॉक एलिमेंट की बहुत हाई होती हैं इन 3 एलिमेंट को छोड़ के। तो जब साइज डिक्रीज करता है, एटॉमिक मास इंक्रीज करता है, तो डेंसिटी जो है वो इंक्रीज करती है। तो डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मास अपॉन वॉल्यूम की। तो जब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो मासेस इंक्रीज करते हैं, मासेस इंक्रीज करते हैं तो डेंसिटी भी इंक्रीज करती है। ठीक है बच्चा, क्लियर है? ओके। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसको मैं ग्राफ की हेल्प से एक्सप्लेन करता हूँ। आई हैव ए ग्राफ विद विच आई कैन एक्सप्लेन। टाइटेनियम से लेके क्रोमियम तक मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज करते हैं, फिर मैंगनीज पे एक डिप आ जाता है। ये 3D सीरीज में है। ग्राफ के इस एक्सिस पे एटॉमिक नंबर है और इस एक्सिस पे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। और देन मैंगनीज, ये 3D सीरीज़ है और ये 4D सीरीज़ है। 4D सीरीज़ में क्या होता है, जर्कोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम। तो यहाँ पे भी जर्कोनियम से नायोबियम तक मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करते हैं। मॉलिब्डेनम पे भी इंक्रीज़ करता है, टेक्नीटियम पे थोड़ा सा फिर डिक्रीज़ कर जाता है, मतलब यहाँ पे डिक्रीज़ कर जाते हैं। फिर ऐसे ही हाफेनियम, टेंटेलम, टंगस्टन तक इंक्रीज़ करते हैं और रीनियम में डिक्रीज़ कर जाता है। और मैंगनीज, टेक्नेटियम, रीनियम पीरियोडिक टेबल के एक ही ग्रुप में होते हैं। आप देख सकते हैं ग्रुप नंबर 7, मैंगनीज, टेक्नेटियम, रीनियम, ये पीरियोडिक टेबल के एक ही ग्रुप में प्रेजेंट है। अगर ये पीरियोडिक टेबल के एक ही ग्रुप में प्रेजेंट है तो कोई रीज़न होगा कि इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज करते हैं। तो पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि टाइटेनियम से लेके क्रोमियम तक जो है मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करते हैं। इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं डी ऑर्बिटल में, वो मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, जिसकी वजह से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाते हैं। तो इनकी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बहुत हाई होती है। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होती है, हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक मेटल लैटिस टू गेट फ्री एटम्स। मतलब जब आप किसी चीज़ को हीट करोगे, मेटल को हीट करोगे तो उसके एटम फ्री स्टेट में निकल आएंगे। अगर उसके एटम्स जो हैं फ्री स्टेट में जो हैं आ जाएंगे, इसका मतलब कि इनकी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो है, इसे कहा जाता है, अगर आप मेटल को मेल्ट करके उसके एटम को फ्री कर देते हो, दैट इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, हाफेनियम, टेंटेलम, टंगस्टन तक जब हम जाते हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं जो मेटेलिक बॉन्डिंग बनाते हैं। तो मेटेलिक बॉन्डिंग की वजह से इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बहुत हाई होती है। तो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो कि बहुत ही हाई होती है, तो इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट जो हैं वो भी क्या होते हैं, हाई होते हैं। मैंगनीज, टेक्नीटियम, रीनियम में
हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ड्यू टू अननोन रीजंस इट हैज़ बीन फाउंड कि इनकी कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनली स्टेबल है। तो इनके जो इलेक्ट्रॉन हैं मे बी मेटेलिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो इनकी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन डिक्रीज कर जाती है और इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज करते हैं। गॉट इट बेटा? क्लियर है? चल आगे चलते हैं। तो हमने पढ़ा कि इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो है वो ग्रेट रोल प्ले करती है इन डिटर्मिनिंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑल्सो किसी कपल का। कपल क्या होता है? जैसे ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने पढ़ा था। तो ये उसकी आयनिक फॉर्म है डिवाइडेड बाय ये उसकी एटॉमिक फॉर्म है, तो इसे कपल कहते हैं। मतलब जिसमें एक ऐसी सॉल्यूशन जिसमें ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड फॉर्म्स दोनों प्रेजेंट हों सब्सटेंस की, उसे कपल कहा जाता है। तो हमने ये पढ़ा कि इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, या हम पढ़ने जा रहे हैं, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमिन करने में भी एक बहुत रोल प्ले करती है। तो जितना ज़्यादा नेगेटिव ये अ, होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मेटल उतना ही ज़्यादा एक्टिव होगा। तो ई नॉट यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को नेगेटिव होने के लिए उसको इन तीन एनर्जीज का सम होना पड़ेगा। मेटल सॉलिड को जब गैस में कन्वर्ट करते हैं तो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, गैस को जब कटाइन फॉर्म में लेके जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी, और जब गैस को एक्वस फॉर्म में लेके जाते हैं तो हाइड्रेशन एनर्जी। यहाँ पे नीचे प्लस का साइन लिखा है, मतलब ये एनर्जी प्रोवाइड की जाती है सब्लिमेशन। सॉलिड को अपने गैस में जो कन्वर्ट करना है तो सब्लिमेशन एनर्जी प्रोवाइड की जाती है बाहर से, और गैस में से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी प्रोवाइड की जाती है, तो इसको प्लस लिख दिया। माइनस का मतलब कि एनर्जी रिलीज होती है। इन तीनों के सम को मिला के हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू मिलती है। जितनी ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, उतनी ही जल्दी वो इन दो एनर्जीज को जो बाहर से सप्लाई की हैं कॉम्पनसेट कर देगा। और ई नॉट की वैल्यू, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी, मेटल उतना ही ज़्यादा एक्टिव होगा, ठीक है। और जितना एक्टिव होगा उतना ही ज़्यादा मतलब वो रिएक्ट कर सकता है। आगे ऑलमोस्ट हो गया हुआ है कि ट्रांजिशन मेटल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, और मैंगनीज और टेक्नीनियम के एबनॉर्मली लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। वो सारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की हेल्प से, ग्राफ की हेल्प से एक्सप्लेन कर दिया। अब एक लास्ट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस लेक्चर के एंड में, जो ग्रुप 12 के एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल के, उनको वोलाटाइल मेटल कहा जाता है। ग्रुप 12 में क्या होता है? जिंक होता है, कैडमियम होता है, मरकरी होता है। तो इसमें जो है जिंक में डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कैडमियम में 4d में 10 और 5s2 होते हैं, मरकरी में पीछे बता के आया हूँ 5d 10 और 6s2 होते हैं, ठीक है। तो ये जो फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, इनके इलेक्ट्रॉन मेटेलिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अगर मेटेलिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो इनकी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन लो होगी, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट भी लो होंगे। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? वॉलेटाइल मेटल कहा जाता है। इसका रीज़न हमने यहाँ पे लिख दिया है कि ग्रुप 12 के एलिमेंट जिंक, कैडमियम, मरकरी, उनकी कॉन्फ़िगरेशन मैंने दिखा दी, और ये फुली फिल्ड होते हैं, ये मेटेलिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, और फिर इसलिए इनकी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन लो होती है, तो ये जल्दी बॉयल कर जाते हैं। इसलिए जो जल्दी बॉयल करते हैं उनकी वॉलेटिलिटी हाई होती है एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स ऑफ द ट्रांजिशन सीरीज, राइट? So I am very sure you have understood this nicely.
तो बाकी हम कल के लेक्चर में करेंगे। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई एम श्योर कि आपको ये अच्छी तरह से समझ लग गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप 6:30 के बाद मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है? थैंक यू। हैव अ नाइस डे।